आगे बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। मोर और लेस फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट आगे एडवांस लेक्चर्स की तरफ जाने से पहले मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चीज़ों को डिस्कस कर लूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग की। Financial plan. Financial plan properly estimates the amount of funds required, the portion of debt and equity, and the policy for administration of financial plan. अभी हमने प्रीवियसली बात की सारी कि हमें कितना फंड्स रिक्वायर्ड है, कितना पोर्शन डेट होना चाहिए, कितना पोर्शन इक्विटी होना चाहिए और इन दोनों को बैलेंस कैसे करना चाहिए। जो हाईली लेवरेज्ड फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उसमें डेट की परसेंटेज ज्यादा होती है, लेकिन एक कंपनी की जो रिफ्लेक्शन होती है मार्केट में, जो उसकी पोजीशन रिफ्लेक्ट होती है, उसमें इक्विटी का पोर्शन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। एक सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे कि जहां इक्विटी ज्यादा है इसका मतलब ऑनर का अपना पैसा है। इन केस ऑफ लॉस भी जाएगा तो ऑनर के पैसे से हम पे ऑफ कर देंगे, लिक्विडेट नहीं होगा बिजनेस, बैंकक्रप्ट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे ये सोचना है कि कितना पोर्शन डेट का हमें इंक्लूड करना है और कितना पोर्शन इक्विटी का इंक्लूड करना है। फर्दर बात करते हैं कौन कौन सी पॉलिसीज होंगी इन ऑर्डर टू मेंटेन फाइनेंशियल प्लान। कि हमने जो प्लान बनाया है उसके लिए कौन सी पॉलिसीज होंगी, कौन से प्रोसीजर्स होंगे और किस तरीके से उसको मेंटेन करेंगे। फर्दर, व्हाट इज द नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या जरूरत है। हम लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस मेंटेन करने के लिए कि पीछे बैकएंड में इतने पैसे हों कि हम एटलीस्ट अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें, स्पेशली करंट एसेट्स में इतने एसेट हो सके हों कि हम करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें। आगे हमारे पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल हों फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। इसके अलावा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो पैसा है तो ऐसा नहीं है उसको पूल ऑफ फंड्स बना के हमने रख लिया है, उनको टाइमली बेसिस पे इन्वेस्ट किया है। अगर हम उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे रखते हैं और सोचते हैं कि हमें इन केस हमें पैसा चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, तो यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि पैसे को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो इतने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है कि हमें पीछे पैसे की जरूरत ही नहीं है। और हाँ, हमें लगता है कि हमें थोड़े वक्त के बाद पैसे चाहिए तो फिर हम उनको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, मे बी 1 month 3 month। क्लियर। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट कि प्रॉपर मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए जो चीजों को एड्रेस कर सके, पैरामीटर्स को देख सके कि कौन सी चीज आउट हो रही है, जैसा हमने प्लान किया था क्या वैसे हो रही है। और प्लानिंग करने का मेन पर्पस ही यही है कि हम फोरकास्टेड और एक्चुअल, इन अदर वर्ड्स एस्टिमेटेड और एक्चुअल के बीच में कम से कम डिफरेंस लेके आए। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की। फर्दर स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले हम पहला स्टेप है जो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कितने पैसे चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट कितने पैसों की है। सबसे पहले वो तो पूरा प्लान बनेगा कि हमें फला बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और इसको 1 साल के बाद यहाँ तक पहुंचाना है और यहाँ पे हमें इतने पैसे चाहिए होंगे। और इस तरीके से लाइक लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमें मशीनरी परचेज करनी है तो हमें सर्टेन अमाउंट चाहिए। उसके बाद उस मशीनरी को मेंटेन करने के लिए हमें बैकअप में इतना पैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो फोरकास्टेड स्टेटमेंट बनेगी कि हमें कैपिटल कितना चाहिए। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म्स, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड। सबसे पहले हमने ये एनालाइज कर दिया कि हमें इतना कैपिटल चाहिए। उसके बाद हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं जनरल पब्लिक से पैसा लेने के लिए, लाइक आईपीओस करते हैं,
उसके बाद कितना पैसा हमें आईपीएस के थ्रू मिलेगा, लाइक इक्विटी से आ जाएगा हमारे पास पैसा, और कितना हम लॉन्ग टर्म डेट से पैसा ले लेंगे। दोनों में कॉस्ट पे करनी है, शेयर्स में डिविडेंड पे करते हैं और डेट में इंटरेस्ट पे करते हैं। क्लियर? उसके बाद फर्दर कुछ स्टेप्स हैं, लाइक प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, forecast the availability of funds, establish and maintain system of controls, and develop procedures. Each and every step पे financial statement, forecasted financial statement बनती है कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। बार बार प्लानिंग होती है, रिकरिंग प्लानिंग होती है, और बार बार ये फोरकास्ट करते हैं कि हमने जो सोचा है क्या वो हो रहा है, क्या प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है, क्या हमने जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की, कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है। सबसे पहले बात करें डिफाइन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। हमें फाइनेंशियल चाहिए क्यों, पैसा चाहिए क्यों? सबसे पहले हमें वो स्कोप डिफाइन करना होता है कि हमें इस पर्पस के लिए पैसा चाहिए। फर्दर डिटरमाइन पर्सनल एंड फाइनेंशियल गोल्स, गैदर डेटा। हम वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स बना देते हैं अपने बिजनेस के, जिसमें हमें पैसा लगाना है। उसके बाद एनालाइज एंड इवैल्यूएट डेटा, डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमने जो पैसा जहां इन्वेस्ट करने के बारे में फोरकास्ट किया है कि लॉन्ग टर्म में इतना करना है, शॉर्ट टर्म में इतना करना है, तो ये देखते हैं कि क्या हम जो शॉर्ट टर्म का सोच के बैठे हैं हम कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ है बिजनेस की, हमारे पास एक्सपर्टीज है इतनी। अगर नहीं है तो उनको आउटसोर्स कैसे करेंगे, क्या पीछे इतने पैसे हैं कि उसको आउटसोर्स करवा सकें। हमारी वीकनेसेस क्या हैं, तो सबसे पहले उन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना और उनके बाद उनको रिजॉल्व करना, क्या इतना पैसा है हमारे पास, और अगर नहीं है तो वो मैनेज कैसे होगा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, डेवलप एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल प्लान। जब हमें ओवरऑल सारी चीजें पता चल गई, हमारे गोल्स भी डिफाइन हो गए, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस, सारी चीजें बिजनेस की डिफाइन हो गई, उसके बाद एक प्रॉपर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट वो फाइनेंशियल प्लान इंप्लीमेंट होगा। इंप्लीमेंट होने के बाद वो प्लान बार बार रिव्यू एंड रिवाइज होगा कि हमने जो प्लान किया है क्या वैसा हो रहा है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं, रिव्यू में हमें ये पता चला कि हमारी जो बेसिकली हम जिस चीज को स्ट्रेंथ समझते थे वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या पैसा है इतना कि आउटसोर्स कर सके, या फिर हम जिस चीज को अपनी वीकनेस समझते थे वो तो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर गई, तो क्या हम इसको फर्दर बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता जाता है। फर्दर फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लान। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल प्लान को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इंडस्ट्री। डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स बनते हैं। डिफरेंट कंपनी की नेचर, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस नेचर ऑफ बिजनेस है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्लान वेरी करेगा। स्टेटस ऑफ कंपनी इन द इंडस्ट्री। कंपनी क्या छोटी है, बड़ी है, एसएमईज है, या बिग फर्म है, या फिर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन वैसा उसका फाइनेंशियल प्लान। उसके बाद अल्टरनेटिव सोर्सेज बार बार इवेल्युएट करते रहते हैं कि हम जो प्लान कर रहे हैं क्या उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो क्या हमारे पास बैकअप अवेलेबल है, क्या हमारे पास इतना पैसा है कि वो उस बैकअप को इम्प्लीमेंट भी कर सके, कहाँ कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है हमारे पास अल्टरनेटिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, क्या वो ओवरऑल कंट्रोल कर रही है, सबसे पहले उस फाइनेंशियल प्लान को इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके बाद इम्प्लीमेंट में जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं क्या उनको एड्रेस कर रही हैं, एड्रेस करने के बाद क्या उन डिस्क्रिपेंसीज को रिजॉल्व कर रही है, ये हम प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लान में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल कैपिटल कितना है, लाइक जितना हमने रेस इनिशियली कर लिया उतना कर लिया, उसके बाद क्या हमारे पास अल्टरनेटिव मेजर्स हैं
जहां से हम एक्सटर्नल कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं। और क्या हमें आगे जरूरत है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने की? क्या हमने इक्विटी का जो परसेंटेज रखा था वो परसेंटेज कम या ज्यादा करने की जरूरत है? क्या डेट ज्यादा लेने की जरूरत है? या जो हमने ज्यादा लिया है उस पे जो फाइनेंस कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो ज्यादा है? इससे बेहतर है कि हम लोन का अमाउंट पे ऑफ कर दे। ये सारे डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल प्लान में। फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान, कि अगर जो प्लान किया है वो परफॉर्म नहीं हो रहा तो उनको अल्टरनेट कैसे दिया जाए, उसको अल्टर कैसे किया जाए, और उस अल्टर को विद इन लिमिट, विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। क्लियर? लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टैक्सेशन की बात आ जाती है। हम आगे बात करेंगे कैपिटल में कि किस तरीके से टैक्स इफेक्ट होता है, और ये टैक्स इफेक्ट हो रहा है ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी से। क्लियर? फर्दर लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जो हमने फोरकास्ट किया है, क्या हमने उनको रीजनेबल बेसिस पे फोरकास्ट किया है? लाइक पहले साल में सेल्स हुई सर्टेन परसेंटेज, और हम ये एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट ईयर ये 50% ग्रो करेगी, तो ये कोई बेसलाइन ही नहीं है, ये बेसिस ही नहीं है। ये फोरकास्टिंग के 50% इंक्रीज इन सेल्स, ये बेसिस ही गलत है कि एक न्यू बिजनेस ग्रो हो रहा है वो एकदम से 50% सेल्स इंक्रीज नहीं कर सकता। तो फोरकास्टिंग प्रॉपरली एक्यूरेटली किया जाए, और इकोनॉमिकली जो पॉसिबल है वो फोरकास्ट बनाया जाए। फर्दर एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम करने के लिए रेडी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि जो प्लान बना है वो प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है, और अगर वो प्लान आउट हो जा रहा है तो आउट हो रहा है, वो फॉलो नहीं हो रहा, तो वहां उसको एड्रेस करना और उस एड्रेस करने के बाद उसको रिजॉल्व करना, ये पॉसिबल ही नहीं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की लैकिंग है एम्प्लॉयज के बीच में। देन रिजिडिटी ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स। टॉप मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लान बना लेती है लेकिन उसको इंप्लीमेंट लोअर मैनेजमेंट ही करती है। तो लोअर मैनेजमेंट को बोल दिया कि बस आपको ये फॉलो करना है तो करना है। लाइक अगर उन्होंने कहा है कि 50% सेल इंक्रीज करनी है तो करनी है, और यहाँ पे ये होता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लान बनाती है तो लोअर लेवल के लिए मैंडेटरी बना देते हैं कि आपको ये फॉलो करने, जबकि रियलिटी में इकोनॉमिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन इंडस्ट्री एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। इंडस्ट्री में इतनी रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं in terms of machinery, in terms of software, in terms of quality employees, skilled employees, टेक्नोलॉजी की बेसिस पे। क्लियर? तो हम जो प्लान बनाते हैं 6 मंथ्स का, और 6 मंथ्स में इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि आपने जो प्लान किया होता है वो परफॉर्म ही नहीं हो पाता। लाइक जनवरी में किसी ने सोचा था कि ये सेमेस्टर ही पूरा नहीं होगा, किसी ने ये सोचा था कि इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हमने जनवरी में जो टाइम टेबल बनाए थे, जो सेमेस्टर शेड्यूल बनाया था, उस वक्त हमने ये सोचा था, उस वक्त हमारे प्लान में कहीं पे भी ये शामिल नहीं थी चीजें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही हमें ऑर्डर्स आ गए कि इन चीजों को ऑनलाइन कंडक्ट करना है, तो फौरन से चीजें वैसे की वैसे इंप्लीमेंट हो गई। क्लियर? तो जितना एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हो उतना ज्यादा आप लॉस को होने से रोकते हो। डन? लास्ट पॉइंट, कस्टमर प्रेफरेंसेस। कस्टमर की प्रेफरेंसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम बार बार चेंज हो रही है, तो उसकी चेंजिंग प्रेफरेंस को आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर बेसिकली चाहता क्या है, और उसके बाद उसको हमारे बिजनेस प्लान में इंप्लीमेंट करना, ये तभी पॉसिबल है जब हम एक्टिवली काम करें। क्लियर?
आगे बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की। कैपिटलाइजेशन इज बेसिकली द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड, वो अमाउंट जो हम रेज कर रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए। Further, the securities through which the capital is to be raised and the relative proportion of various types of securities to be issued. कि हम जो कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, जो रेज ऑफ फंड्स कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, फ्रॉम इक्विटी और फ्रॉम डेट, कैसे कर रहे हैं, कितना प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं उसको। क्लियर। लास्ट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, उसको ओवरऑल ओवरलुक कर रहे हैं उसको कि इस कैपिटल को कैसे लेके चलना है। यहां बात करते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन की। ओवर कैपिटलाइजेशन occurs when the company has issued more in debts and equity than its assets are worth. If this is the case, the market value of the company is less than the total capitalized value of the company. यहां इस चीज को ऐसा समझते हैं कि कंपनी के पास बैकएंड में इतने एसेट्स नहीं है, बट बाजाहिर उन्होंने इक्विटी और डेट से इस तरह से शो किया है कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, और जब वो बाहर शो करती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। क्लियर। और इसमें क्या होता है, एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी कम होती है लेकिन टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ कंपनी ज्यादा होती है। अगर हम फॉर इंस्टेंस उस बिजनेस को सोल्ड आउट करने जाए मार्केट में तो उसकी रियल वर्थ इतनी नहीं होगी, क्योंकि हम तो बेसिकली सोल्ड आउट एसेट्स पे करेंगे और एसेट्स की इतनी वर्थ ही नहीं है जितनी हम इक्विटी में दिखा रहे हैं। क्लियर। कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। सबसे पहला कॉज ओवर कैपिटलाइजेशन का ओवर इश्यू ऑफ कैपिटल। ओवर इश्यू ऑफ कैपिटल कैसे होता है कि डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग की गई है इन ऑर्डर टू लीड एक्सेसिव इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब आप जरूरत से ज्यादा शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करते हैं तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन होती है। बाहर तो ये शो होता है कि आपने बहुत ज्यादा कैपिटल इशू कर लिया, लेकिन पीछे प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की कि हमें पैसा कितना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, acquiring assets at inflated price. हमने वो एसेट तब परचेज किया जब उसकी प्राइस बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ चुकी थी, और वो फॉर द टाइम बिंग होता है, उस एसेट की प्राइस फॉर द टाइम बिंग इंक्रीज हुई थी, और जब हमने उसको बिजनेस में ले लिया और 6 महीने के बाद हमने उसी एसेट को रिवैल्यू किया तो उसकी अमाउंट 50% कम आ रही थी। अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो यही शो रहा होगा कि हमने एसेट्स एक्सपेंसिव प्राइस पे परचेज किया है और सामने उतना पेमेंट की है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन इज ऑल अबाउट कि हम बाहर कंपनी की पोजीशन को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जबकि पीछे ऐसा कुछ है ही नहीं। क्लियर। अब आ रही है फॉर्मेशन ड्यूरिंग द बूम पीरियड। हमने कंपनी को उस टाइम पीरियड पे फॉर्म किया है जहां पे बहुत ज्यादा हैवी प्राइसेस चल रही थी, उसकी वजह से जो रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी है वो कम होगी उसकी बुक वैल्यू से, और उसकी वजह से अर्निंग्स बहुत कम हो जाएंगी। डन। नेक्स्ट, ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स। ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स में बात करते हैं यहाँ पे promoters or directors overestimates the earning of the organization which ultimately raise the capital. हमने बहुत ज्यादा उनको पैसे दे दिए कि आप जो फंड्स रेज कर रहे हैं उन पे जो फोरकास्टेड अमाउंट था वो बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा हमने शो कर दिया। डन। इनएडुकेट डेप्रिसिएशन। इनएडुकेट डेप्रिसिएशन में बात करते हैं कि हमने जो टोटल एसेट्स हमारे पास थे उन पे डेप्रिसिएशन की मेथड जो अप्लाई किया है वो सही अप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, और उसकी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट ना होने की वजह से एसेट्स ओवर वैल्यू शो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वर्थ ऑफ एसेट्स है वो बहुत कम है, जो हमारी अर्निंग्स को
कम शो कर रहे हैं। फर्दर, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, हमने डिविडेंड पॉलिसी ऐसे बना ली कि हर साल डिविडेंड देना है। जब हम हर साल डिविडेंड देते हैं तो बाहर मार्केट में हमारी कंपनी की एक इमेज बन जाती है कि इस कंपनी के पास पीछे बहुत सारा पैसा है, जबकि हमने जो अर्निंग्स की थी, हमारे पास जो प्रॉफिट आया था, वो पूरा का प्रॉफिट हमने डिविडेंड्स में ही दे दिया, तो पीछे तो कुछ बचा ही नहीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर एक्सपेंशन के लिए। क्लियर? जब हमने डिविडेंड टाइमली बेसिस पे करते गए तो पीछे रिजर्व्स में तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रिजर्व्स। जब पीछे रिजर्व्स नहीं है तो हमारे पास सिर्फ बजाय एक रिफ्लेक्शन ही आ रही है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे एक्चुअल उसकी वर्थ उतनी नहीं है जितनी मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट, हैवी प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस। हमने बिजनेस की बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि ये हमने ये भी कर दिया, इसको प्रमोट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दी, और उसकी वजह से एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हुए और अल्टीमेटली हमारा नेट प्रॉफिट इफेक्ट हुआ। और अब नेट प्रॉफिट के थ्रू हमारे पास इतने पैसे बैकअप में है ही नहीं कि हम उस एडवर्टाइजमेंट को मीट कर सके। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि जब टैक्स रेट गवर्नमेंट पॉलिसी की बात की थी, उसमें टैक्सेशन की बात, जब टैक्सेशन बहुत ज्यादा अमाउंट का पे करना पड़ता है तो हमारा नेट प्रॉफिट इफेक्ट होता है। जब नेट प्रॉफिट में उतना पैसा होगा ही नहीं तो हम आगे डिविडेंड कैसे पे करेंगे, और जो भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा वो भी हम डिविडेंड में पे कर देंगे, तो हमारे पास रिजर्व्स में क्या बचेगा? जब रिजर्व्स में कुछ नहीं बचेगा तो फर्दर एक्सपेंशन की तरफ कैसे जाएंगे? हम जितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को, उतना पीछे बैकएंड में उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 साल में हमने ग्रोथ शो की और तीसरे साल में एकदम से हम लॉस शो कर रहे हैं। तो तीसरे साल में एकदम से लॉस होता नहीं है, हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से लॉस क्रिएट होते हैं कि पीछे बैकएंड में तो पैसे ही नहीं है, फिर तो लॉस अकर होगा। Clear? Now this is undercapitalization. A company is said to be undercapitalized if its real value or market value is higher than book value of its assets. मतलब पीछे assets की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये एक पॉजिटिव पिक्चर होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे आपके बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स कम है लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ज्यादा है। अंडर कैपिटलाइजेशन को हम ये नहीं कह सकते इनएडुकेट कैपिटल है, यहाँ पे आप टर्म को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पीछे शेयर वैल्यू, बुक वैल्यू कम है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा है। कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, किन किन सर्कमस्टांसेस में अंडर कैपिटलाइजेशन होती है? वही जो ओवर कैपिटलाइजेशन के कॉजेज थी, अगर उनको रिवर्स कर दिया जाए तो वो कॉजेज बन जाएंगे अंडर कैपिटलाइजेशन के, जिसमें सबसे पहले है अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल। हमने प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं किया कि हमें पैसा कितना चाहिए, हमने कम एस्टिमेट किया, हमने कम लिया और कम लेके हमने सक्सेसफुली बिजनेस को रन किया। जब हमने सक्सेसफुली रन किया तो बाहर रिफ्लेक्शन ये आया कि इसने सक्सेसफुली अर्न किया है, इसका मतलब पीछे इसके पास इतना पैसा होगा, जाके पीछे पैसा नहीं है हमारे पास, बुक वैल्यू तो कम है लेकिन मार्केट वैल्यू एकदम से बढ़ गई कि पीछे इसके पास पैसा है। तो हम अपने बिजनेस को जब 6 मंथ्स 12 मंथ्स के बाद सोल्ड आउट करने जाएंगे तो वो हमारा हैवी प्राइसेस में सोल्ड आउट होगा। हमारे जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो हाई अमाउंट में सोल्ड आउट होगा। डन। अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, पता नहीं फ्यूचर में अर्न कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, अभी प्रॉपर्ली मैनेज कर सको करो, क्योंकि अभी हम अपना सारा प्रॉफिट अगर आज डिविडेंड में नहीं देते कि पता नहीं कल पैसे हो ना हो, तो एटलीस्ट डिविडेंड ना पे करो या फिर डिविडेंड कम पे करो, लेकिन प्रॉफिट रखो फर्दर एक्सपेंशन के लिए। और जब वो प्रॉफिट रखा जाता है फर्दर एक्सपेंशन के लिए और उसकी बेसिस पे फर्दर एक्सपेंशन की जाती है तो बिजनेस की एक अच्छी
पोजीशन, एक अच्छा स्टेटस रिफ्लेक्ट होता है और वही हमारी मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। डन। प्रमोशन ड्यूरिंग डिप्रेशन, जब वैल्यूज बहुत कम थी, जब मार्केट में प्राइजेस बहुत कम थी, हमने वो प्रमोशन एक्टिविटीज की जो कि हमारे लिए फ्री में थी, क्योंकि हमने इतना टेक्निकली इंतजार कर रहे थे कि कब इनकी प्राइसेस कम हो और कब हम प्रमोशन करें, और उस प्रमोशन को हमने इतना पॉजिटिवली लिया कि हमारे पास पीछे बिजनेस की वर्थ इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। भाई इतना पैसा पीछे होगा या नहीं होगा, इस साल डिविडेंड पे नहीं करते, अगर देंगे भी तो इतना देंगे कि सिर्फ उनको पैसे मिले, हमसे पैसे जाए ना। डन। वेरी एफिशिएंट मैनेजमेंट, एक एक चीज पे नजर रखना कि कौन सी चीज आउट हो रही है, कौन सी पॉलिसीज आउट हो रही है, कौन से मेथड्स आउट हो रहे हैं। तो प्रॉपर्ली जब ये मैनेजमेंट चीजें देख रही होती है तो एक एफिशिएंटली रिफ्लेक्शन आ रहा होता है मार्केट प्राइस में। डिजायर ऑफ कंट्रोल एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, उनके एक प्रॉपर कंट्रोल होता है इक्विटी पे, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, फ्यूचर के लिए बचा हुआ है या नहीं है, फ्यूचर में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या हमारे पास सरप्लस है जिससे हम डिविडेंड पे कर सकें, राइट। मूविंग टुवर्ड असाइनमेंट 2, in this pandemic, explain the need of financial planning and how it helps to sustain the business. Explain the remedies of overcapitalization and undercapitalization. तो सबसे पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, इनके आंसर्स नोट डाउन कीजिएगा, देन इन आंसर्स को गूगल क्लासरूम पे अपलोड कीजिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच क्लास। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम।